नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का पहला दिन है। तीसरे सप्ताह के पहले दिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने दो सहयोगी संवाददाता पवन शर्मा और सुरेंद्र कुमार के माध्यम से, साथ ही संसद के आज के एजेंडे पर माननीय सांसदों से करेंगे विशेष बात। स्टूडियो में उपस्थित हैं विजय बघेल जी, सांसद लोकसभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। गुलाम अली हैं, सांसद राज्यसभा, बीजेपी द्वारा नॉमिनेटेड हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एजेंडे पर चलें उससे पहले रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का, जो कि संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, क्या कुछ है आज विशेष? प्रतिबिंब, जैसा आपने बताया कि तीसरा हफ्ता है और पिछले जो 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा व्यवधान रहा है, सिवाय जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई, उसके सिवा कुछ ज़्यादा बिलों पे चर्चा नहीं हो पाई, प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया। तो आज उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरा हफ्ता है और जनता से जुड़े बहुत सारे मामले हैं, उन पे चर्चा हो आज। और प्रश्नकाल उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है। प्रश्नकाल से लोकसभा में शुरुआत होती है। 20 प्रश्न रहते हैं प्रतिबिंब। और आज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 6 प्रश्न हैं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े 4 प्रश्न हैं, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से जुड़े 2 प्रश्न हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े 2 प्रश्न हैं, और इसके साथ स्किल और टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी 1-1 प्रश्न है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्नों की अगर मैं बात करूं कि कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये प्रश्न, उसमें एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज, ये बार बार विपक्ष के तरफ से सवाल उठता है कि गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वो लगातार कम हो रही हैं। रुचि वीरा हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन्होंने ये प्रश्न रखा है कि सरकारी कंपनियों में कौन कौन सी नौकरियां निकल रही हैं या जहां कमी है वो कैसे भरी जा रही है, उससे संबंधित प्रश्न है। फिर नीट एग्जामिनेशन में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, डॉक्टर्स बनते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू देश के, तो इसमें कुछ जगह जो है इरेगुलर पेपर लीक होने के मामले और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो उससे जुड़ा प्रश्न है। ये डीएमके के सांसद हैं डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी, उनका ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसका शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हरेंद्र सिंह मलिक हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनका ये प्रश्न है कि स्कूलों और कॉलेजेस में जो स्टाफ है उसकी कमी है, उसको वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भी सवाल है आज जो सूचीबद्ध है। इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, 5 वर्ष हो गए उसको लागू हुए, उसके कैसे अच्छे परिणाम आए, उसमें क्या अच्छा हो सकता है और उसके क्या अच्छे परिणाम आए हैं, उसको लेकर भी सवाल पूछा जाएगा आज। और इसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं लेबरर्स के लिए, जो मजदूर हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो सरकार चलाती है, जो उनकी कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाती है। इसके अलावा 2 विधेयक भी हैं आज सूचीबद्ध, 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी सूचीबद्ध हैं, वो क्या हैं? जी प्रतिबिंब, 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिसमें कि पहला विधेयक है द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। इस बिल को अभी 23 जुलाई 2025 को ही जो है लोकसभा के में रखा गया था। इस मॉनसून सत्र में जो 8 नए बिल रखेंगे, उनमें से जो 2 बिल आज लगे हैं, जिसमें कि ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस वाला बिल है और दूसरा बिल है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। ये दोनों नए बिल हैं और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है प्रतिबिंब, अगर मैं बात करूं। और मुख्य जो मकसद है इसका, जो देश में जो खेल हैं, सारे खेल हैं, उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाना, ये इसका मकसद है। और राष्ट्रीय खेल जो जितने भी निकाय हैं उनको रेगुलेट करना और उनको मान्यता प्रदान करना, इसका मुख्य लक्ष्य है इस बिल का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे नेशनल ओलंपिक कमेटी है और नेशनल पैरालंपिक कमेटी है, और जितने भी खेल हैं बाकी उनके जो निकाय हैं, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे आर्चरी की बात हो, चाहे शूटिंग की बात हो, चाहे रेसलिंग की बात हो, कबड्डी की बात हो, हॉकी की बात हो, ये सारे के सारे जितने भी खेल हैं, इनको जो है, जितने भी खेल निकाय हैं उनको रेगुलराइज करने की बात है। और ख़ास बात इसमें क्या है कि जितने भी उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उनका, उसको सही करने में इस बिल में प्रावधान है।
प्रावधान ऐसा है कि सभी जितने भी खेल निकाय हैं उसमें एक जनरल बॉडी होगी, उसके 15 सदस्य होंगे और उनकी आयु 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। इसके साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रावधान है इसमें, इस बिल में जो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, जिसमें सभी खेल निकायों को ये रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको मान्यता देगा। जितने भी खेल मैंने आपको बताया, जितने भी खेल भारत में खेले जाते हैं तो उन सभी खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। इसके अलावा अगर विवाद होते हैं, खेल संबंधी जब भी विवाद आते हैं निकायों से संबंधित, जैसा हमने अभी देखा रेसलिंग के मामले में हमने देखा, तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल इसके निपटारे के लिए इसकी स्थापना का भी प्रावधान है इसमें। और इसके साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज हैं या जो पुराने जज हैं उसको हेड करेंगे इस ट्रिब्यूनल को, और इसमें भी मेंबर्स हैं जिसमें कि विधि सचिव भी होंगे, खेल सचिव भी होंगे। एक प्रॉपर बॉडी है, उसका प्रावधान किया गया है। और जो इन निकायों के जब भी चुनाव होंगे तो उसके लिए केंद्र सरकार एक पैनल बनाएगा, रेगुलर बिल्कुल सरकारी स्तर पे उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा बिल जो है ये खेल सुधारों से जुड़ा हुआ है। जी पवन, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि क्या कुछ प्रश्न काल के दरमियान जो है आज महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और कौन से विधेयक जो हैं आज जो है चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अगर बात करें अभी तक जो सत्र चला है मॉनसून सत्र, और गुरुवार को तो प्रश्नकाल और शून्यकाल भी बहुत बेहतरीन रहा था, खासे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल में भी, और बहुत सारे मुद्दे जो हैं शून्यकाल में भी उठाए गए थे। कुल मिलाकर कैसा देखते हैं अभी तक के सत्र को? देखिए, ये सत्र दुर्भाग्यजनक रहा, और जिस तरह प्रथम हफ्ते में पूरे 5 दिन हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानीय जनों ने इसको बेकार कर दिया। हम लोग संसद में जब संसद सत्र लगता है तो सभी सांसदों की एक भावना रहती है कि हम प्रश्न लगाएं, शून्यकाल में पूछें, 377 में महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करें। तो इनसे हमको वो मिला नहीं, और बड़ी मुश्किल से तो प्रश्न लगते हैं, हजारों प्रश्न लगते हैं, उसमें 20 प्रश्न आते हैं, 20 में भी 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे क्षेत्र के लोग भी हमको देखते हैं कि हमारा सांसद कितना सक्रिय है, कैसे अपनी प्रस्तुतिकरण संसद में वो देते हैं। इससे हमको लाभ भी मिलता है और जनता को खुशी महसूस होती है। शून्यकाल में भी इसी तरह 377 में भी और अन्य परिचर्चा में भी हम लोग भाग लेते हैं। लेकिन पूरा हफ्ता और इस हफ्ते भी मात्र 3 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें चर्चा हुई। शून्यकाल में मैं तो हमारे स्पीकर महोदय माननीय ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हम सभी सांसद देते हैं कि घंटों घंटों शून्यकाल चलाकर हमको उसमें बोलने का एक सुअवसर प्रदान करते हैं। पर्ची दो और बोलो, ये जो सुअवसर प्रदान करते हैं उससे हम लोग बहुत कुछ बातें संसद के माध्यम से कर सकते हैं और किए भी हैं। पिछला जो मैं भी ये दूसरा साल है, ये दूसरा टर्न है मेरा संसद में, तो 17वीं लोकसभा में मैंने अनुभव किया कि रिकॉर्ड शून्यकाल माननीय बिरला जी के नेतृत्व में हुए। और इसी तरह यहाँ भी अभी बीच में एक दिन चला तो 3 घंटे लगभग शून्यकाल में बोलने का अवसर उन्होंने हम सबको दिया है। तो मैं तो ईश्वर से कामना करूँगा कि ये सत्र ये महत्वपूर्ण हैं और ये सत्र चले। और प्रतिपक्ष के हमारे आदरणीय जनों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि देश देख रही है, दुनिया देख रही है, इसलिए विनम्रतापूर्वक आप सब अपनी बातें रखें और तरीके से रखें। उसके लिए सरकार चर्चा के लिए हर पल हर क्षण तैयार है। उसके बावजूद भी आप सब इस तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं, ये मेरा निवेदन है, और संसद को अच्छी तरह चलने दें। गुलाम अली जी, ये जो दर्द है ना केवल सत्ता पक्ष के सांसदों का नहीं है, हमारे कार्यक्रम में विपक्ष के भी माननीय सांसद आया करते हैं, उनका भी ये दर्द है कि बहुत मुश्किल से लॉटरी के सिस्टम से प्रश्नकाल में उनका प्रश्न लगता है और व्यवधान अगर आता है सदन की कार्रवाई में तो उनका समय जाया चला जाता है और वो प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्रश्न उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं, क्षेत्र की जनता की नज़र उन पर रहती है, समसामयिक विषय होते हैं, उससे जुड़े प्रश्न होते हैं, लेकिन वो तमाम प्रश्न जो है वो पूछ नहीं पाते हैं व्यवधान की वजह से। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे पिछले 2 हफ्तों में राज्यसभा में जो बिजनेस चला है,
राज्यसभा में मुझे नहीं लगता है कि 140 करोड़ लोगों का देश इस तरह का अपोजिशन के रवैये को बर्दाश्त करेगा। लोग आंख टिका के बैठते हैं कि लोकतंत्र का, जमहूरियत का सबसे बड़ा एक ये मंदिर होता है, जहाँ लोगों का अलग अलग स्टेट का, अलग अलग सांसद का, राज्यसभा के सांसद का, उनके ऐसे मैटर्स होते हैं जो बहुत पब्लिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, और पब्लिक एक्सचेकर को इसका बहुत देश को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अपोजिशन एक गाइडिंग फोर्स होती है, लेकिन जो अपोजिशन का रोल हमने देखा, उसमें से हमारे दोस्त हैं पार्लियामेंटेरियन, वो हमसे डिस्कस करते हैं कि हम क्या जवाब देंगे लोगों को जाके कि हमारा ना जीरो आवर आया, ना क्वेश्चन में हमें वो मिला, और ये अर्जन। और संसद किस लिए होता है? डिबेट्स के लिए होता है, क्रिएटिव डिस्कशंस के लिए होता है, और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसका इम्पॉर्टेंट भी एक छोटा लफ्ज़ है कि बहुत बड़ा एक ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये एक आम सहमति बनी थी कि व्यवधान, कुछ विषय ऐसे होते हैं, ये भी अधिकार हमें दिए गए हैं, व्यवधान आते हैं संसद के कार्य में, लेकिन प्रश्नकाल को उससे अछूता रखा जाए। लेकिन बावजूद इसके अछूता नहीं रखा जा रहा है और प्रश्नकाल नहीं हो पाता है कई बार। अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, विधेयक ऊपर बात करेंगे, प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उस तक अपनी चर्चा को विस्तार देंगे। उससे पहले जान लेते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू संबंधित मंत्रालय के पायलट मिशन दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी के लिए आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के संबंध में सांविधिक संकल्प पेश करेंगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ ही लिए जाएंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देने वाले हैं। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीने तक जारी रखे जाने के संबंध में परिनियत संकल्प पेश करेंगे। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 23 जुलाई 2025 को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। सीधे चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी सुरेंद्र कुमार के पास। राज्यसभा में क्या कुछ और विशेष होने वाला है, एजेंडे में क्या कुछ खास है, बात करते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ विशेष राज्यसभा के भीतर आज?
देखिए, राज्यसभा की जो आपने एजेंडा अभी बताया है उसमें बताता चलूं कि जिस तरह से प्रश्नकाल की बात हो रही थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सांसदों के लिए अपने सवाल पूछने के लिए, ऐसे में सरकार भी जिम्मेदार होती है संसद के प्रति। वहीं बात करें राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से, जिसमें करीब 7 मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिसमें विद्युत मंत्रालय, खनन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की हम बात करें, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक मंत्रालय संबंधी जो पेपर्स हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं हम बात करें रिपोर्ट्स की तो इसके बाद स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण समिति की जो एक रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। ऊर्जा और वित्त मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जानी है। इसके बाद 3 मंत्रालयों से संबंधित मंत्री सदन के पटल पर जाकर अपना स्टेटमेंट देंगे। वहीं हम बात करें इसके बाद प्रश्नकाल की तो प्रश्नकाल में बड़े अहम मंत्रालय इस बार हैं जिन पे सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें हम बात करें कोयला मंत्रालय इस बार है, रक्षा मंत्रालय है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। वहीं हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित भी प्रश्न है और भी कई अहम मंत्रालय हैं, लघु अहम उसमें मंत्रालय से है। प्रश्नकाल की बात करें तो अहम सवाल इसमें लगे हुए हैं। एक एलपीजी वितरण और इसके सब्सिडी स्थानांतरण को लेकर पहला सवाल है, जिसको अनियमितताओं को लेकर सवाल किया गया है। और दूसरा सवाल जो है अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर किया गया है, जिसमें जांच में जो जिस तरह से अनियमितता बरती गई है उसको लेकर रामजी लाल सुमन ने सवाल किया है। वहीं बात करें इसी से मंत्रालय से जुड़ी तो गोल्लावा बाबूराव का सवाल है, जिस तरह से विमान दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है उस पर उनका सवाल इस बार इस चीज़ को मंत्रालय पर है। वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीमा कवरेज के अंतर को लेकर ये बेहद ही अहम सवाल पूछा गया है, जिसे डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने रखा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लगातार ये सवाल तो रखे जाते हैं सदन में, लेकिन वो व्यवधान के चलते आ नहीं पाते हैं। वहीं बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है जो प्रश्नकाल के बाद है। प्रश्नकाल के बाद अमित शाह जो प्रस्ताव पेश करेंगे वो बहुत अहम है। प्रस्ताव है जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लगाए जाने की बात है, लगातार आगे 6 महीने के लिए बढ़ाना है 13 अगस्त के बाद। ये लगातार पेंडिंग चल रहा है, ये बहुत अहम है, जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी 2 घंटे की चर्चा का समय जो है वो दिया हुआ है। लेकिन लगातार और सबसे बड़ी बात यह है सुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि गाए बगाए जो है विपक्ष जो है इस विषय को खासा जो है रोशनी भी मिलाता है, उसे को उठाता भी है। आपने भी बहुत सारी बातें बताई, एजेंडे में क्या कुछ विशेष रहने वाला है राज्यसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुलाम अली जी, राज्यसभा की बात चल रही थी, उसमें एक जो है बहुत सारे पेपर ले होंगे, शायद आप भी कोई जो है कागज रखने वाले हैं, वो किससे संबंधित है? मैं एनर्जी जो स्टैंडिंग कमेटी है जी उसका मेंबर हूं, और एनर्जी में जैसे कि देश के वज़ीर आज़म का एक कमिटमेंट है लोगों के साथ कि हम पावर सेक्टर में हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना आगे ले जाएं, और एक टारगेट है उसके लिए ग्रांट्स के लिए आज पेपर ले होंगे, और ये मेरे ज़िम्मा है। ये हम लोग पूरे एक नज़ीर पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, न केवल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर हम जो है पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विजय बघेल जी, बात कर लेते हैं 2 जो विधेयक हैं महत्वपूर्ण आज जिन पर आज शायद विचार किया जाएगा और शायद सहयोग रहा तो वो पारित भी हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हाल ही में नई खेल नीति जो है वो लागू की गई है, सरकार के द्वारा जारी की गई है, और उसका उद्देश्य है वैश्विक शक्ति बनाना खेल के संदर्भ में देश को, और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ नया किया जाना है, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना है, उस पर बहुत ध्यान है। सब विषय सारे बिंदु संभवतः इस राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विधेयक में समाहित होंगे। क्या कहना है आपका? देखिए प्रतिबिंब जी, सबसे पहले तो मैं
एक खिलाड़ी होने के नाते और सभी देश के सभी खिलाड़ियों की तरफ से, भाइयों बहनों की ओर से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे खेल मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि नई खेल नीति लाकर खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने दी है और इससे पूरे खिलाड़ी उत्साहित हैं। और इसमें आप देखिएगा कि ये जो विधेयक आया है उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ और फिर से मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि खिलाड़ियों की एक भावना इस पर जुड़ी हुई है और विस्तार से चर्चा हो, ये पारित भी हो ताकि जल्द से जल्द लागू हो और खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। देश के मान सम्मान में जो खिलाड़ी पूरा श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको इसका लाभ मिले। दूसरी बात, एक डोपिंग का मामला है। तो डोपिंग, मैं खिलाड़ी हूँ, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नशा लेकर, जिसमें थोड़ी ऊर्जा मिलती, ताकत मिलती है, लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये पहले से एक नियम बना हुआ है, कानून बना है, उसमें और कैसे कड़ाई से पालन करना है, कैसे व्यवस्था करनी है। हम पहले क्या है कि राज्य स्तर पे या 2-3 राज्य को मिला के ये डोपिंग का टेस्ट हुआ करता था, लेकिन नए नियम के अनुसार अब स्थानीय स्तर पे भी ये व्यवस्था होगी और इसके लिए सरकार ने एक बड़ी बजट रखी है। अभी मैं देख रहा था कि लगभग 3,794 करोड़ खेल विभाग को ये मिला है, उसमें तो 1,000 करोड़ खेलो इंडिया के लिए है। जी। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के भी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो दूरांचल आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें बहुत शक्ति होती है, उनको खेलो इंडिया के माध्यम से चुन चुन के देश के पटल पर लाए और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम कमाए। जी, आपने डोपिंग की बात खेलों और खिलाड़ियों के संदर्भ में की है। हमने भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है इस विषय को लेकर की हैं संसद टीवी पर। उसमें एक बात सामने आई है कि बहुत सारी दर्द निवारक दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें नशा मिला होता है। बहुत सारी शक्तिवर्धक दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिसमें वो नशा होता है। ये क्या एक गाइडलाइन होनी चाहिए कोच की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से कि इन दवाओं का सेवन आप ना करें, ना दर्द निवारक के लिए करें और ना ही शक्तिवर्धन के लिए करें? तो ये क्या इस समस्या से निजात पाया जा सकता है या फिर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ये कम किया जा सकता है? ये गाइडलाइन है प्रतिबिंब जी, लेकिन उस गाइडलाइन को भी अनदेखा करके कई बच्चे लुक के छिप के कहीं इस तरह के वहां पर कोच की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्या? कोच की भी और मैनेजर के भी और संघ की भी जी, तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और जब इस तरह के खिलाड़ी पकड़ाते हैं जो डोप में, तो उसके लिए संघ को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसके लिए फाइन की भी एक परिपाटी बनी हुई है। जब तक वो फाइन नहीं पटाएगा ओलंपिक संघ या नेशनल संघ में, तब तक उस राज्य के संघ को या उस जिले के संघ को मान्यता नहीं मिलेगी। तो एक अतिरिक्त भार, और खिलाड़ी को तो सदा के लिए अपने खेल से हाथ धोना पड़ता ही है। तो ये जो है वो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और संघों के लिए, सबके लिए एक शर्मनाक बात हो जाती है। कोचेस के लिए, मैनेजर के लिए, सबके लिए एक शर्मनाक बात हो जाती है। एक ऐसा होता है कि हम कहीं अपराध बोध का भाव हम में होता है। मैं भी जी, और हमारे खिलाड़ियों में जब हमारे क्षमता है और क्षमता का विस्तार करवाने का प्रयास भी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो इससे बचना चाहिए। और इससे कैसे बचे, इसलिए ये आपने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। वेट लिफ्टिंग संघ छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष भी हूँ जी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, तो कबड्डी का खिलाड़ी नेशनल रहा, इसलिए तो आप अगर जो है रोलबॉल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ मैं छत्तीसगढ़ का प्रदेश। तो वेट लिफ्टिंग में हम लोग एक शक्ति रहे हैं और विशेष रूप से महिला वर्ग में हम लोग बहुत बेहतर करते आए हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हों। लेकिन कुछ देश कई बार इस खेल को प्रतियोगिता से बाहर करने का प्रयास करते हैं और कई बार ऐसा देखा भी गया है। जिन खेलों में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें या फिर जो भारतीय खेल हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का हिस्सा बन सकें
उसके लिए भी क्या इसमें प्रावधान होगा? खेल नीति में तो इसका प्रयास किया ही गया है। निश्चित होगा जी। और इसीलिए ये नई खेल नीति लाई गई है जी। ताकि कोई भी देश किसी भी प्रकार की गलती ना निकाल के हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। जी। हमारे इतने होनहार है, अभी देखिए क्या कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं कि विदेश में जाकर जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, ओलंपिक हो, एशियाड हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, बच्चों से खुद बात करते प्रधानमंत्री जी, कितने संवेदनशील हैं और बच्चों को ढाढ़स बंधाते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। ये कभी भी किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भावना ये है कि देश सिर्फ विकास से या सुरक्षा से या अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सशक्त नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, विकास नहीं होता। खेल में भी हमारे खिलाड़ियों के कारण देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ता है। जी। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे खिलाड़ी के मन में देश के प्रति भावना हो, अपने कोचेस के प्रति, अपने खेल के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने प्रधानमंत्री की भावना के प्रति, अपने खेल मंत्री की भावना के प्रति वो खेले और किसी प्रकार की ऐसी छोटी मोटी गलती ना करे जिसके कारण पूरे देश को शर्मिंदगी महसूस हो और खिलाड़ियों को भी उससे वंचित होना पड़े। गुलाम अली जी, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत करीब है ये विषय, खेल का विषय। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है और खिलाड़ी वहाँ रवाना होने के लिए निकलते हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं। जब खेल संपन्न हो जाते हैं, वापस आते हैं हमारे खिलाड़ी, तब उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं, न केवल वो बधाई देते हैं उन खिलाड़ियों को जो जीत कर आते हैं, बल्कि उनका भी हौसला बढ़ाते हैं जो जीत नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जीते नहीं हैं तो कुछ जो है समझकर, कुछ जानकर या फिर अपनी जो है जानकारी में वृद्धि कर कर तो लौटे हैं अगली प्रतियोगिता के लिए। कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये विचार? देखिए, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जब कमान संभाला तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया। नीति आयोग क्यों बनाया? कि देश का जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उन पे वैसे लोगों को मेंबर बनाया जाए जो उसकी नॉलेज रखते हों। मिसाल के तौर पर अभी हमारा इस पे जो बिल आया है खेल का, देखिए अगर नौजवान चुस्त है तो देश चुस्त है। तो आपने देखा होगा कि मन की बात में वो बच्चों का स्ट्रेस की बात करते हैं और स्ट्रेस को एक ही चीज़ मैनेज कर सकती है कि बच्चा खेल में उसका इस इलेक्ट्रॉनिक्स युग में, इस कम्युनिकेशन के युग में बच्चे के ऊपर, न्यू जनरेशन्स के ऊपर इतना स्ट्रेस है कि उसको ये अनिवार्य हो गया है, ये उसके लिए ज़रूरी हो गया है। देश के वज़ीर आज़म ये हमें ऊपर वाले ने इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म ऊपर वाले ने हमें इसलिए दिए हैं और लोगों ने भी उनको नेतृत्व दिया है ताकि हम एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजी को और जो इनका बैलेंस करके और जो हमारा नौजवान है उसको, उसका स्वास्थ्य जो है, और ये जो बिल लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के जो पदार्थ हैं जिनसे उनकी ताकत टेम्पररी उनको बूस्ट मिलता है और उसको ख़त्म करके ट्रांसपेरेंसी लाके, अकाउंटेबिलिटी लाके और बेस्ट ऑर्गेनिक वो हमारे बच्चे खाना खा के दुनिया में खेल कूद में आगे बढ़े। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वो आपने देखा होगा कि हर फील्ड में उनका ऐसा है कि निजी तौर पर रुचि लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये स्कूलों के स्तर की बात करें, कॉलेज के स्तर की बात करें या राज्यों और जो है राष्ट्र के स्तर की बात करें तो लगातार अलग अलग कश्मीर में जी हमारे बच्चों का एनर्जी चैनलाइज, आज इतना बच्चा है खेल हमारे मैदानों में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जो बच्चा स्टोनिंग के लिए और नेगेटिव एक्टिविटीज के लिए, और इतना लंबा लाइन है स्पार्श का कि हम सोच नहीं सकते। और बच्चों ने अपने घरों के में, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं स्कूल में मैदान है कि नहीं, और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर साहब पूछते हैं कि हमारे बच्चों का कैसा है। और आज हमारे स्कूल भरे हैं, बच्चों के खेल के मैदान भरे हैं। जी।
विजय जी, अगर बात करें अभी खेलों की बात करें, खेलों को लेकर जितनी जो है गंभीरता इस सरकार में देखी जा रही है और गंभीरता का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विधेयक जो है आज चर्चा के लिए रखा जाएगा सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर। समृद्धि का जो परिचायक है किसी राष्ट्र की, वो खेल भी उसमें से एक है। इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा जोर है और उनका एक लक्ष्य है 2047 तक देश को जो है विकसित राष्ट्र बनाने का। तो एक लक्ष्य उन्होंने और भी रखा है कि खेलों की दुनिया में भारत को खेलों की एक महाशक्ति बनाने का। तो क्या माना जाए, भारत को महाशक्ति खेलों की दुनिया में बनाने के लक्ष्य को ये पूरा करेगा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025? निश्चित रूप से पूरा करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो मैं पहले बताया कि खेलो इंडिया की बात किया, खेलो इंडिया के माध्यम से जो दूरस्थ अंचल के खासकर आदिवासी बच्चे हैं उनमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य है जो अनेक परेशानियों से जूझते हुए अपना जीवन जीते हैं, और इतनी शक्ति है उसमें नेचुरल, क्योंकि वो तो वन संपदा के रूप में जो वनवासी हैं वो वहाँ शुद्ध पे खाना खाते हैं और उसके कारण उसमें जो असीम शक्ति है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ के बच्चे हर खेल में पूरी क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन करते हैं। तो ये खेलो इंडिया के माध्यम से उनको ढूंढना, अस्मिता खेलो इंडिया, अभी अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए ही ये खेल का आयोजन, और उसके लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को और जिला स्तर के कार्यक्रमों के लिए पैसा उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण ये खेल का आयोजन नहीं कर पाते थे। उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार खुद कर रही है, जिसके लिए 1000 करोड़ अभी मैंने ये बताया। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिले स्तर के जहाँ जहाँ इस खेल या तो इंडोर स्टेडियम हो या ओपन स्टेडियम हो, अन्य प्रकार के और उपकरणों की आवश्यकता हो, उसकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से करा रही है राशि देकर जी। इसके कारण अब हम लोग जो अपने समय के खेल के जो परिदृश्य को देखते हैं तो 1000 गुना अंतर आया है इस व्यवस्था में। हम लोग बहुत कमियों से गुजरते हुए खेला करते थे, लेकिन अब इतनी व्यवस्था हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, जैसे गुलाम नबी जी बताया कि वाकई में उनके मन में जो भाव है उसका लाभ पूरे खिलाड़ियों को मिल रहा है, खिलाड़ियों को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे क्रिकेट से जुड़ी हुई प्रतियोगिता हो, जीत कर आए हैं। इसमें अब की बार तो शतरंज विश्व कप, फीडे विश्व कप में 2 भारतीय फिनाले खेल रही थी, फाइनल खेल रही थी, और उसमें एक जो छोटी बच्ची जो है वो विजेता बनकर सामने आई है। इसका मतलब जो प्रयास सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर लाभ भी पहुंचा रहे हैं हमारे खेलों को और हमारे खिलाड़ियों को। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्नकाल की लगातार बढ़ रहे हैं हमारे देश के मेडल लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य खेलों की दुनिया में भारत को एक महाशक्ति बनाने का है। एक समाचार आ रहा है शिबू सोरेन जी को लेकर, शायद वो काफी समय से अस्वस्थ थे, अभी उनका निधन हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी जो हैं आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका भी संबंध जो है लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र से था। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय शिबू सोरेन जी की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और मैं अपने छत्तीसगढ़ की ओर से, पूरे मेरे लोकसभा की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उसके परिवार को ढाढ़स भी देता हूँ कि वाकई में वैसे संघर्षशील नेता रहे जिन्होंने झारखंड की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, और उस संघर्ष में वो कई बार जेल भी गए, लेकिन उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य कम नहीं हुआ, और हमेशा वो अपने प्रदेश के लिए लड़ते रहे। और उत्तराखंड, झारखंड जैसा नए राज्य
की परिकल्पना को उन्होंने साकार किया था। गुलाम अली जी, इसलिए भी ये जो समाचार और ख़बर है थोड़ी सी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो राज्यसभा के सिटिंग मेंबर भी हैं। मैं राज्यसभा के मेम्बरान की तरफ से और पूरे देश की तरफ से मैं उनके लिए मैं भगवान से, रब से प्रार्थना करता हूँ कि हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको कि भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, और उनका संघर्ष और जदोजहद वाला जीवन रहा है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर करी है। हमें प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे नेताओं से, और मैं फैमिली, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनकी स्टेट झारखंड के इस सदमे के मौके पे मैं चाहूँगा कि वो सब्र करें और उनके लिए प्रेयर करें कि उनको भगवान स्वर्ग में जगह दे। जी विजय जी, अगर बात करें एजेंडे की, और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया भी है कि प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं, शिक्षा मंत्रालय से, पर्यावरण मंत्रालय से, खेल मंत्रालय से और पर्यटन मंत्रालय से भी। शिक्षा मंत्रालय से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी हम लोग 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति के 5 बरस पूरे होने के कार्यक्रम हम लोग मना रहे थे। संसद टीवी ने भी उसमें भागीदारी निभाई थी और शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम जो है राजधानी नई दिल्ली में किया था, ये अवलोकन करने के लिए कि 5 बरस में नई शिक्षा नीति का कितना लाभ छात्रों को मिला है या फिर लाभान्वित हुए हैं हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रतीक्षा तो पूरा देश कर रहा था कि हमारी शिक्षा नीति बदले, इसमें नयापन आए, और उसके लिए अनेक वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसमें विचार मंथन चल रहा था। हजारों लाखों लोग से इस शिक्षा नीति के लिए सुझाव भी लिए गए, अच्छे अच्छे सुझाव भी आए, उसको सम्मिलित करके एक अच्छी नई शिक्षा नीति बनी और उसका क्रियान्वयन हुआ, जिसकी चर्चा भी प्रतिबिंब जी आपने की। जी, निश्चित रूप से पूरे देश में एक नई जागृति, नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और जो दूरस्थ अंचल में भी जो पीएम श्री स्कूल के माध्यम से जिन स्कूलों में बहुत सारी व्यवस्था की कमी थी, बहुत सारे संसाधन की कमी थी, वो पूरी उसके माध्यम से हो रही है, क्योंकि अतिरिक्त फंड भी जा रहा है। मेरे क्षेत्र में भी अनेक स्कूलों को पीएम श्री के माध्यम से जोड़ा गया है, तो मैं उस स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ, तो वाकई में एक लाभ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, वहाँ के टीचरों को भी मिल रही है। वहाँ के जो शिक्षा समिति होती है, सरपंच होते हैं, वो भी आके बताते हैं कि भैया जो कमी हमारी पहले थी वो कमी नहीं है, और उन कमियों को दूर करके एक अच्छी व्यवस्था हमारे बच्चों को मिल रही है। और नई शिक्षा नीति में तो सारे आयाम को जोड़े गए हैं, व्यावसायिक शिक्षा को भी और स्थानीय भाषा को भी, और कुछ नए जो पन उस शिक्षा नीति में आए हैं उसका लाभ मिल रहा है, और आगे चल के इसका परिदृश्य और वृहद रूप से दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार थोड़ा सा भ्रम में आ जाता है छात्र, या फिर उस पर दबाव होता है परिवार का, अभिभावकों का, कोई एक विषय वो चुन लेता है। अभी पहले ये था कि एक विषय चुन लिया तो अब उसी में पढ़ाई करो, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। लेकिन नई शिक्षा नीति ने आपको एक अवसर दिया है, विकल्प दिया है कि अगर आपको लगता है कि ये विषय आप जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं किसी दूसरे विषय को। ये जो विकल्प देना जो है छात्रों को बहुत बाहर रहा है। इसको लचीला बना दिए, मोबाइल बना दिए कि आपकी इच्छा अगर बीच में भी अपने उस सब्जेक्ट को, विषय को छोड़ने के, तो आप दूसरा विषय जो रुचिकर ले सकते हैं। क्योंकि शुरू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसी दोस्त के देख के, किसी यार को देख के, किसी दूसरे को देख के, और किसी के बहकावे में आके वो लोग विषय चुन लेते हैं। लेकिन जब उससे विषय को पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तब उन्हें पता चलता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे को कठिनाई हो रही है। क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग पढ़ने के और अलग अलग लक्षण होता है कि किस दिशा में उसको क्षमताएं भी। जैसे हम लोग राजनीति में आ गए,
कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। तो इस तरह की का जो पहले परेशानी होती थी, नहीं एक बार ले लिया मतलब ले लिए। जी जी, तो समय हो रहा है और आप दोनों को संसद की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि राज्यसभा में भी प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग मंत्रालयों से और मंत्रियों से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय से बहुत सारे प्रश्न हैं। रक्षा मंत्रालय से प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसमें स्वदेशी हथियारों ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाया है, पूरा विश्व जो है अचंभित है, भौचक्का है भारत के स्वदेश में निर्मित हथियारों को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, एक टिप्पणी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे इंडिजिनस हथियारों ने, जो हमने खुद बनाए हैं, हमारा PSU ने, जो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि हम सेल्फ रिलायंट हों, तो इतना बेहतरीन उसमें बड़े बड़े जो बड़े सुपर पावर हैं, अमेरिका है या बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, उनको मालूम हो गया कि भारत जो है अब किसी से रुकने वाला नहीं है। दुनिया की हम तीसरी बड़ी ताकत हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए नौजवानों को देश अपनी रहनुमाई में वो आगे बढ़ा रहे हैं और हम दुनिया में बेहतरीन एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। जी हाँ, डिफेंस के इक्विपमेंट, जी हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है और जैसा कि आपने कहा गुलाम अली जी, हम लोग बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, बातचीत की हमसे। जी हाँ, हम रुख कर लेते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रुचिवीरा श्रम और रोजगार मंत्री से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद बेरोजगारी अभी भी देश में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि बनी हुई है तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में सरकारी क्षेत्र की कितनी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार प्रदान किया है और इन कंपनियों द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के सांसद मड्डीला गुरुमूर्ति वित्त मंत्री से नाबार्ड द्वारा अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि से जुड़ा प्रश्न करेंगी। देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। भुवनेश्वर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से जानना चाहेंगी कि मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल न्यूज़लेटर के पीछे क्या तर्क है, जिसमें संबंधित पक्ष लेन देन के लिए दंड पर प्रकाश डाला गया है। सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य कंपनियों के बीच क्या अंतर है और सरकार द्वारा संबंधित पक्ष लेन देन के खुलासे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सुरेश धानोरकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से महाराष्ट्र में भारतीय वन सेवा के रिक्त पद से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। वो पूछेंगी कि महाराष्ट्र के वन विभाग में भारतीय वन सेवा समवर्ग के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या कितनी है, उक्त पद कब से रिक्त हैं और सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र में कितने IFS अधिकारी पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी पोस्टिंग में देरी के क्या कारण हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद कंगना रनौत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री से ITI उन्नयन योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि नई अनुमोदित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं और देश भर में अवसंरचना पाठ्यक्रम और उद्योग संपर्क में सुधार के प्रस्तावित क्षेत्र का जम्मू सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से DMK सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के प्रति
राज्यों के व्यापक विरोध से अवगत हैं। हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार की चिकित्सा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में राज्यों को स्वायत्तता बहाल करने की कोई योजना है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है तो इसके क्या कारण है? महबूबनगर तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद DK अरुणा शिक्षा मंत्री से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का फीडबैक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने और छात्रों के लाभ के लिए व्यापक परामर्श की मांग के बाद शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करने का विचार है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामने आ रही चुनौतियां सहित निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? थेनी तमिलनाडु से द्रविण मुनित्र कशगम के सांसद तमिल सेल्वन थंगा युवा मामले और खेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में किसी बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कोई बजट आवंटित किया है? यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इसमें से राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार और स्थानवार जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? थूथुकुडी तमिलनाडु से द्रविण मुनित्र कशगम की सांसद कनिमोझी करुणानिधि संस्कृति मंत्री से तमिलनाडु में पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार तमिलनाडु की पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण करने के लिए विशेष उपाय करने का प्रस्ताव रखती है? यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है? पिछले राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत तमिलनाडु की कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण या डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जिन्हें नए ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राथमिकता दी जाएगी? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या देश भर के, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है? यदि ऐसा है तो पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक छात्र अनुपात सहित तत्संबंधी वर्षवार और राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या स्कूलों कॉलेजों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कम है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके क्या कारण है? और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है? पालघर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा शिक्षा मंत्री से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का कोई स्वतंत्र क्षेत्रवार मूल्यांकन किया है या करने का प्रस्ताव है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जैसे ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में NEP के प्रभाव का आकलन किया है? यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कोयंबटूर तमिलनाडु से DMK सांसद डॉक्टर गणपति राजकुमार P वित्त मंत्री से हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर GST में कमी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर GST में कमी करने का प्रस्ताव रखती है, जिसका उद्देश्य भारतीय बाजार में खरीदारों के लिए पश्मीना शॉल और रेशमी कालीनों को अधिक किफायती बनाना है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है या लेने का प्रस्ताव है? राणाघाट पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि IIT कल्याणी में बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें इसके स्थायी परिसर के निर्माण की समय सीमा और बुनियादी ढांचे में देरी को दूर करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं? क्या संस्थान स्थायी संकाय की कमी से जूझ रहा है? यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है? और शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए योग्य संकाय की भर्ती हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?
कटक ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब श्रम और रोजगार मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का कर्मचारियों के वेतन स्तर और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान जैसे सामाजिक सुरक्षा अनुपालन सुधार के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को राजकोषीय प्रोत्साहन या कर छूट देने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये प्रोत्साहन प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना या ELI ढांचे के अंतर्गत केवल बड़े निगमों के लिए ही हैं बल्कि MSME क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशकम के सांसद जी सेल्वम श्रम और रोजगार मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का तमिलनाडु सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। टोंक सवाई माधोपुर से राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हरिश्चंद्र मीणा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ शहरी अवसंरचना परियोजनाएं वन परिवर्तन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण किए बिना ही पूरी कर दी गई हैं। यदि ऐसा है तो रोपे गए पौधों की निर्धारित संख्या क्या है, इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा उक्त दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में सरकार द्वारा प्राप्त जुर्माने सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशकम के सांसद TR बालू पर्यटन मंत्री से जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में पर्यटन क्षमता के इष्टतम दोहन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायता का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है। हजारीबाग झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल युवा मामले और खेल मंत्री से युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार ने हाल ही में वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, यदि किया है तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य सहित इसका ब्यौरा क्या है। उक्त शिखर सम्मेलन में कितने युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए थे। बारडोली गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रभुभाई नागरभाई वसावा श्रम एवं रोजगार मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार और स्विगी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रमुख उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है। उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का उपयोग किस प्रकार प्रस्तावित है और उक्त समझौता ज्ञापन से गिग एवं लिंकेज क्षेत्र में युवाओं और संविदा गिग श्रमिकों की रोजगार संपर्कों तक पहुंच किस प्रकार बढ़ने की संभावना है। धोबरी असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मोहम्मद रकीबुल हुसैन शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम को वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 की दूसरी सबसे निचली श्रेणी में रखा गया था और असम के खराब प्रदर्शन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का ब्यौरा क्या है। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें नागर विमानन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय से 4-4 प्रश्न, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 2-2 प्रश्न और कोयला मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछा जाना है। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले चुनिंदा प्रश्नों पर। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। प्रश्न LPG वितरण और राज्य सहायता हस्तांतरण में अनियमितताओं से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। प्रश्न अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच में जल्दबाजी में किए जाने से संबंधित है। जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल किए गए हैं, क्या ये सच है।
उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान जल शक्ति मंत्रालय से प्रश्न करेंगे। नवनिर्मित पानी की टंकियों के रह जाने से जुड़ा हुआ उनका प्रश्न है और जानना चाहेंगे कि क्या पिछले 2 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नवनिर्मित पानी की टंकियों के परीक्षण के दौरान या चालू होने के तुरंत बाद ढहने या फट जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रायगा कृष्णैया का प्रश्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से है। वो जानना चाहते हैं कि क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मार्जिन राशि राज्य सहायता संवितरित की है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बंशीलाल गुर्जर का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से है और वो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 32 शहरों में शुद्ध पेयजल, सीवरेज, शहरी परिवहन और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं से संबंधित कार्य शुरू किया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है और अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों को किन किन क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामेश्वर तेली का प्रश्न कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि कितनी कोयला खदानों में बहुराष्ट्रीय प्रबंधन तथा पर्यावरणीय निगरानी जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए जा चुके हैं। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।